आज शादी हो रही थी उसकी। किसके साथ हो रही थी, क्यों हो रही थी, ये वो कुछ नहीं जानती थी। उसे तो सख्ती से तैयार होने का आदेश दिया गया था और बिना उसकी अनुमति के उसे तैयार भी कर दिया गया था। मानो एक गुड़िया को कपड़े पहनाकर मंडप में बैठा दिया गया हो। हर तरफ चहल पहल थी, औरतें ठहाके लगा रही थी, आदमी लोग इधर उधर दौड़ भाग कर रहे थे। सब खुश थे, बस खुश नहीं थी तो वो दुल्हन, जिसकी जिंदगी आज बदलने वाली थी। वो किसी गुड़िया की तरह मंडप के पास रखी एक कुर्सी पर बैठी थी और हवन की अग्नि को लगातार देख रही थी। उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि उसकी शादी हो रही है या फिर कितने लोग उसके आसपास बैठे हैं। उसे तो बस यही लग रहा था कि वो एक जहन्नुम से निकलकर दूसरे जहन्नुम में जा रही थी। यहाँ कुछ अपने कहने के लिए लोग तो थे, वहाँ ना जाने कौन होगा जिसके साथ वो रहेगी। वहीं उसी हॉल के एक कमरे में एक लड़की गुस्से में सामान को इधर उधर फेंक रही थी और उसके माता पिता उसे रोकने की कोशिश में लगे थे, लेकिन लड़की अपने आपे से बाहर थी। वो गुस्से में बोली रही थी कि आपने उसकी शादी कैसे फिक्स कर दी, इतने अच्छे लड़के के साथ। वो तो मेरा होना चाहिए, शाह मैं उससे शादी करना चाहती हूँ, मैं उसकी हक जताना चाहती हूँ। वो नहीं। लड़की के पापा ने उसे पकड़कर बेड पर बैठा दिया, फिर बोला, मेरी जान, मैं कुछ भी सोचे बिना नहीं करता हूँ। जिस लड़के से उसकी शादी हो रही है वो इंसान नहीं, हैवान है। जितनी जिल्लत उस लड़की को यहाँ मिली है वहाँ इससे भी ज्यादा मिलने वाली है। मैंने ऐसा इंतजाम किया है कि ये कभी खुश नहीं रह सकती है। और तू कह रही है कि तू उस जल्लाद से शादी करना चाहती है। तूने उसे सोशल मीडिया पर देखा है, लेकिन मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है। जानवरों जैसा सुलूक करता है ये लोगों के साथ। वो आदमी आगे कुछ बोलता उससे पहले ही बाहर से आवाज सुनाई दी, चलो चलो, लगता है बारात आ गई, हम तो देखें खुशी का दूल्हा कैसा दिखता है। आदमी ने लड़की को छोड़ दिया और बोला, तो अब मुस्कुराकर अपनी प्यारी सी बहन को विदा करो, ताकि सबको लगे कि हमने अपना फर्ज ठीक से निभाया है। लड़की ने अपनी माँ की ओर देखा तो उसकी माँ ने भी कुटिलता से हंसते हुए हामी भरी और तीनों बाहर आ गए। सब लोग दूल्हे को देखने के लिए बेताब हो रहे थे, और हो भी क्यों ना। एशिया का सबसे छोटी उम्र का और सबसे बड़ा बिजनेसमैन था रजत सिंघानिया। जितना बड़ा नाम उतने ही बड़े काम। बाद खुशी को भी मंडप में बैठा दिया गया और दोनों के फेरे हुए और अब आप दोनों पति पत्नी हैं। पंडित जी ने फिल्मी डायलॉग बोलते हुए कहा, तो सब हंस पड़े, लेकिन ना तो रजत के चेहरे पर हंसी आई और ना खुशी के चेहरे पर। खुशी 5 फुट 6 इंच की एक पतली सी और गौरी सी लड़की शादी के लाल जोड़े में बहुत खूबसूरत लग रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर ना कोई खुशी थी ना कोई गम, मानो वो इस दुनिया में है ही नहीं। उसे एक गुड़िया की तरह एक जगह से उठाकर दूसरी जगह बैठा दिया जाता, और वो भी जैसे अपने आप में हो ही ना। खैर शादी हुई और रजत खुशी को लेकर अपने घर की ओर रवाना हुआ। गाड़ी में रजत के ड्राइवर ने रजत और खुशी दोनों को खामोश देखकर कहा, वैसे सर, आपने वो वाला चुटकुला फेल कर दिया जिसमें कहते हैं कि लड़का बारात लेकर जाता है और वो शेरनी अकेली आती है। आज आपने दिखा दिया कि आप भी शेर हैं जो अकेली शेरनी को लेकर आए हैं। रजत ने ड्राइवर को घूर कर देखा, फिर बोला, ये बकवास जोक मारने से अच्छा गाड़ी चलाने पर ध्यान दो। रजत ने एक नज़र खुशी को देखा, जो बाहर देखकर बिना किसी भाव के आराम से बैठी थी। अब रजत ने अपने लैपटॉप को उठाया और उसमें कुछ काम करने लगा। खुशी को ना रजत से कोई फर्क पड़ रहा था, ना किसी ड्राइवर के जोक से। वो तो बस अपनी किस्मत पर अंदर ही अंदर रो रही थी, क्योंकि बाहरी आंसू तो उसके कब के खत्म हो चुके थे। 0.10 साल से वो अपने बाहरी आंसुओं को बहाती रही है, लेकिन अब वो रोती नहीं है। जो होता है उसे सहती हो और बस सहती ही है। चाचा चाची और बहन के जुल्मों की सारी हदें पार हो चुकी थी, और अब उसे बिना बताए उसकी शादी कर दी गई। उसने इन 10 सालों में अपने आप को एक चुप्पी में कैद कर लिया था। अब उसे कोई कुछ कहता तो वो बिना कुछ बोले मान जाती है। बोलना हंसना तो वो भूल ही गई है। उसकी जिंदगी में बोलने और हंसने की ना कोई वजह थी और ना कोई ऐसा था जो उससे बातें करना चाहता हो। इसलिए उसने अपने आप को अपने अंदर ही समेट लिया था। रजत का घर आ चुका था। रजत बाहर निकल गया, लेकिन खुशी अभी बैठी रही, क्योंकि उसे नहीं पता था कि घर आया है या नहीं और आगे क्या करना है। वो इन सब बातों से अनजान थी। जब रजत ने खुशी को अपने आसपास नहीं पाया तो उसने मुड़कर देखा। खुशी अभी भी भावशून्य होकर बैठी थी। रजत के चेहरे पर गुस्से के भाव आ गए, लेकिन तभी एक दुबला पतला सा लड़का उसकी ओर दौड़ता हुआ आया। उसकी उम्र लगभग 17 साल थी। उसने रजत से कहा, भैया मैं ले आता हूँ मेम साहब को। खुशी ने खाली नजरों से जॉली को देखा और अंदर ही अंदर उसे एहसास हुआ कि पहली बार किसी ने उसकी तारीफ की, उसको इज्जत दी है। जब जॉली ने खुशी को चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं देखे तो वो उदास होकर बोला, आप भी बिल्कुल सर की तरह ही हैं, लेकिन आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था।
ये जगह आपके लिए नहीं है। खुशी ने बिना कुछ कहे चलना शुरू कर दिया तो जॉली भी उसके साथ चलते हुए बोला, आप इस घर में पहली औरत हैं। इससे पहले यहाँ कोई औरत नहीं आई और न ही यहाँ कोई औरत है, इसलिए आपको और सावधानी से रहना होगा। जॉली अब खुशी के आगे आगे चलने लगा और फिर बोला, यहाँ सब लोग बहुत कम बातें करते हैं। सब अपने काम से काम रखते हैं। वैसे तो रजत साहब ही हैं यहाँ और अब आप और। एक कमरे में एक वृद्ध आदमी है जो कभी बाहर नहीं आते हैं। शायद वो बीमार हैं और आपको सुबह नाश्ते के लिए 8 बजे डाइनिंग टेबल पर आना है। 1 मिनट भी लेट होने पर आपको नाश्ता नहीं दिया जाएगा। नाश्ते की टेबल पर ही रजत सर से आपकी मुलाकात होगी और आपको जो बात करनी हो आप वहाँ कर सकती हैं। फिर दोपहर का खाना आपके कमरे में पहुँचा दिया जाएगा। आप बाहर नहीं आएंगी क्योंकि तब सर यहाँ नहीं होंगे। रात में 10 बजे आपको फिर से डाइनिंग टेबल पर आना है खाने के लिए। इस वक्त आपको कोई बात नहीं करनी है क्योंकि सर काम करके थक जाते हैं और गुस्से में रहते हैं। जॉली ने सारा काम ऐसे बता दिया मानो उसने रट लगा हो। खुशी अब अंदर आ चुकी थी। एक से बढ़कर एक आलीशान कमरे थे यहाँ। खुशी ने उदास आंखों से सब कुछ